नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और कार्यक्रम बातों बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस ख़ास पेशकश में, जिसमें हम पर्सनैलिटीज़ पर बात करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम जिन दो व्यक्तित्वों से बात करेंगे, उनके साथ एक बहुत सुंदर सुयोग ये है कि वो जीवन साथी हैं। और जीवन साथी जैसा ये बहुत सुंदर शब्द है, तो जीवन के पथ पर साथ साथ चलने वाले ये साथी एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। और उम्र का जब पड़ाव वो हो, यहाँ आप अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं और जीवन को एक अलग ही संदर्भों में देखते हैं, तब अगर आपकी जीवन संगिनी आप ही के जीवन पर कलम चलाकर आपके आत्मकथ्य को लिखने की एक भूमिका में आगे आए और वो इस पुस्तक की शक्ल में जो मेरे हाथ में है, इस किताब के रूप में सामने आए, तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। आज हम आपको जिन दो व्यक्तित्वों से मुलाकात करवा रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत सुंदर तरीके से जीवन के इस पथ के हम सफ़र तो वो रहे ही हैं, लेकिन उसके साथ ही एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे के व्यक्तित्व को जानते समझते हुए आगे बढ़े। और इसीलिए ये बहुत सुंदर सी पुस्तक जो सामने आई है, ये उनकी जीवन संगिनी ने अपने जीवन साथी को डेडिकेट की है, जो एक सिविल सेवा के अधिकारी रहे। तो आज मुलाकात करिए डॉक्टर विजय अग्रवाल और उनकी अर्धांगिनी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल से। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूँ। और ये बहुत सुंदर पुस्तक, जैसा मैंने आपसे कहा, त्रिषित। त्रिषित का मतलब है एक ऐसी प्यास जिसको पूरा करने के लिए निरंतर आप चल रहे हो। तो कितना देखिए आप, क्योंकि जीवन एक बार मुझे याद आता है कि विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण जी से पूछा गया कि आपको मीठा बड़ा पसंद है, लेकिन आप इतने बड़े परमहंस कहलाते हैं लेकिन मीठे के पीछे भागते हैं। तो उन्होंने कहा, इस धरती पर रहना है तो कोई एक प्यास रखनी पड़ेगी मन में। अगर ये प्यास गई तो इस धरा पर आपका रहना संभव नहीं है। तो ये त्रिषित जो भाव है, ये बड़े बड़े परमहंस और योगी रखते हैं अपने भीतर। तो मुझे ये टाइटल बहुत अच्छा लगा। कैसे ये मन में आया कि त्रिषित, इसको आपने इतना सुंदर तो लिखा है। मैं ज़रूर कहूँगा आपसे इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा। कैसे आपके मन में त्रिषित शब्द चुना? बात तो आप दोनों की हुई ही होगी, कैसे मन में ये बात आई त्रिषित? ये बेटे का चयन, वाह, टाइटल। हाँ, जी, वो भी हम लोगों के, उससे हिंदी साहित्य में रुचि है उसकी भी। तो उसने 2-3 नाम हम लोगों के सामने रखे, तो उसमें त्रिषित मुझे सबसे अच्छा जी, लगा। जी जी। जब आपने कलम इस विषय पर, इनके आत्मकथ्य पर आपने लिखने के लिए सोचा, तो झिझक आपके मन में भी होगी और डॉक्टर साहब के मन में भी होगी। कैसे पहले तो आप दोनों की ही बात हुई होगी कि लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है? जी, थोड़ा उस अनुभव के बारे में बताइए। नहीं, मेरे अंदर झिझक नहीं थी, मैं लिखना चाहती थी जी। और स्टूडेंट्स ने चूँकि मुझे मोटिवेट किया, उनको मोटिवेशन चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैडम आप सर पे लिखिए। सर का जो व्यक्तित्व है वो बहुत प्रेरणादायी व्यक्तित्व है और हम लोग अपनी लाइफ में उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ मेरे दिल को छू गई और मैंने कहा कि नहीं, युवाओं के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में मुझे लिखना है। दाम्पत्य संबंधों को इतना मैंने नहीं वो किया है, वो स्वाभाविक रूप से आए हैं। मैंने एक शख्सियत के ऊपर लिखने की कोशिश की है। बहुत सुंदर उत्तर दिया जी। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर विजय अग्रवाल ना सिर्फ एक बहुत ही अपराइट ऑफिसर रहे हैं अपने करियर में, बल्कि एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर। उनकी कई चर्चित किताबें हैं, अध्यात्म पर भी, कैसे पढ़ाई करें इस पर भी। जो डॉक्टर साहब, आप बहुत संकोची हैं आपके बारे में बात करना या आपके बारे में लिखना। तो आपसे जब इन्होंने चर्चा की तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? नहीं, पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि मैं बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, बिल्कुल नहीं लिखे जानी चाहिए। और उसके पीछे देखिए रीज़न ये था, अपने जीवन के बारे में चलिए हर कोई जानता है, मैं भी जानता था। लेकिन सौभाग्य से मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आया जब मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी के निजी सचिव के रूप में था। तो उनके जीवन को मैंने देखा कि उनके शायद संघर्ष मुझसे भी ज़्यादा कठिन थे और उनकी उपलब्धियाँ मुझसे कई गुना ज़्यादा अधिक हैं। तो फिर मुझे लगता था कि जब वो शख्सियत हैं और उन पर जो भी अगर लिखा जाए तो कोई बात भी है और हो सकता है उन पर बहुतों पर ना भी लिखा जाए, तो उनके रहते हुए फिर मुझ पर लिखा जाना
मतलब मुझे पता नहीं क्यों व्यक्तिगत तौर पर सही नहीं लगता था। और ये तो जो इसका फर्स्ट ड्राफ्ट था वो तो 8 साल पहले इन्होंने लिख करके तैयार कर लिया था, और बाद में वो मुझे पूछती रहती थी, कोंचती रहती थी कि बताइए बताइए, मैं क्या बताऊं। मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल था। आपने बहुत डिले बड़ा किया 8 मुश्किल साल था। इसको। हाँ, मतलब समझ लीजिए कि जो जी। डिले हुआ है जी। उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन इन्होंने भी शायद थोड़ी सी चालाकी बरती कि 8 साल के दौर में अगर कोई प्रसंग कभी कभी बातचीत में कुछ आ गया तो कहीं नोट कर लिया, दिमाग में रख लिया, फिर उनको भी इसमें पिरोया गया है। तो कुल मिलाकर के ये कि आखिर में बात बन गई, बस यही कहना चाहूँगा मैं। आपके व्यक्तित्व को जितना हम लोगों ने भी समझा है, क्योंकि हम सब भी सर के एक तरह से आप कह सकते हैं विद्यार्थी ही हैं, तो आप बहुत आपके भीतर जो कुछ है आप उसको व्यक्त करने में हमेशा झिझकते हैं, लेकिन हम लोगों के व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छाई आपको नज़र आती है या आपको लगता है कि उसको उभारा जा सकता है, ये शिक्षक तत्व जो है एक प्रोफेसर आपके व्यक्तित्व में हमने हमेशा पाया। आपने भी क्या इसको हमेशा समझा कि सबसे बड़ा काम यही है कि किसी की अच्छाई को उभारना और उसको फ्रंट फ्लोर पे लाके खड़ा कर देना? मुझे लगता है कि सही मायने में जो मेरा व्यक्तित्व था, या कह लीजिए जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मुझे करना चाहिए था, वो एक शिक्षक का ही रोल था। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली ही मैं इसे कहता हूँ, या कह लीजिए कुछ समाज का दबाव होता है कि मैं सिविल सर्विस में चला गया। लेकिन ये फिर सौभाग्य ही मैं कहूँगा, संयोग ही कहूँगा कि फिर उसे छोड़ छाड़ करके फिर मैं अपनी पुरानी भूमिका में आ गया। तो मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे लगता है कि वो एक शिक्षक के रूप में ही हूँ, और मैं इसी रूप में पसंद भी करूँगा कि मुझे जाना जाए, या जो कुछ भी कभी कोई मुझे याद भी करे तो बस इसी रूप में याद करे। वाह वाह। डॉक्टर प्रीति, जब आपने ये कलम चलाना इस पर शुरू किया तो मैंने देखा कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि दादी का बड़ा इम्पैक्ट एक इनके व्यक्तित्व पे रहा है। ये दोनों समझते थे कि कुछ असाधारण तत्व है, ये दादी से ग्रहण करते थे और दादी इनके भीतर के उस असाधारण तत्व को समझती थी। तो आप भी इसको बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाई, क्योंकि जब आप आई विवाह के बाद तो दादी से आपकी मुलाकात हुई ही है। जी, मेरे पास आके रहती थी वो जी बीच बीच में। और एक होता है कि पोता बहू से ज़्यादा लगाव, बिल्कुल तो होता है। उनको मुझसे और मुझे भी उनसे, क्योंकि मैंने अपनी दादी को बहुत बचपन में खो दिया था, तो मुझे भी उनका आना रहना और खूब मतलब सेवा करना बहुत अच्छा लगता था, खूब आशीर्वाद भी मिलते थे। तो उनसे मेरा काफ़ी गहरा लगाव रहा, और मैंने महसूस किया कि वो इनके प्रति भी पूरे परिवार में बोलती थी कि या तो मेरा बेटा था, मतलब इनके पिताजी, और या फिर ये है जो उनके सबसे अधिक निकट हैं, और इसीलिए बोलती थी कि तू भी वैसी ही आ गई। तो मुझे उनका विशेष स्नेह मिला। उनको जी। बहुत प्रणाम कि आज उनका आशीर्वाद इस जी, रूप में उनका फलीभूत है। आशीर्वाद बिल्कुल फलीभूत हुआ है। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने आत्मकथा में पढ़ा कि पिता को आपने बहुत अर्ली एज में खो दिया था, और वो बहुत ही एक सद्मार्ग पर चलने वाले एक व्यक्तित्व थे, जो एक संयुक्त परिवार की गाड़ी को बहुत जतन से खींचने वाले व्यक्तित्व। हाँ, वो धुरी थे, हमारी परिवार की पूरी धुरी ही थी जी। फिर उसके बाद वो दायित्व तो आपने अपने कंधों पर मैं अनुभव किया, और एक बड़ा मार्मिक प्रसंग भी इस पुस्तक में मैंने पढ़ा, जब आप अपने एक मित्र से मिलकर अनायास ही गहरे भाव में डूब गए, जिसने आपको फिर से प्रेरित किया जी, कि पढ़ाई के लिए। नाम के अनुरूप आप विजय पथ पर चलने वाले व्यक्ति हो, कहाँ छूट रहे हो। तो दोनों मित्रों ने उस अनकहे तत्व को समझा और एक दूसरे से लिपट कर उनका अश्रुपात, और बहुत देर तक दोनों भावना में डूबे रहे। वो प्रसंग सुनकर मैं भी गहरी भावना में डूब गया। कैसे याद करते हैं आप उस समय को, उस चुनौती को? नहीं, देखिए ये सब तो चूँकि जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं, तो याद तो आते हैं और बहुत गहरे रूप में याद आते हैं। लेकिन मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात है, पता नहीं ये ईश्वरी कृपा है या कुछ सोचा समझा निर्णय ही है, कि मैंने अपने जीवन के अगर संघर्षपूर्ण या दुखपूर्ण क्षणों को भी कभी याद करता हूँ तो मुझे वो बुरे नहीं लगते। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ, या आप लोग आज मुझसे, आप मतलब व्यक्तिगत तौर पर मुझसे बात कर रहे हैं, ये मेरी पत्नी मुझ पर अगर किताब लिख रही हैं, और स्टूडेंट अगर जानना चाह रहे हैं, तो अगर मैं ऐसा कुछ बन सका तो इन क्षणों की वजह से ही है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि अच्छा मैं ग्रहण कर लूँ और बुरे को मैं छोड़ दूँ। तो वो सारे क्षण मुझे याद आते हैं, और मेरे लिए एक और भी अच्छी बात है कि उन क्षणों में अब मुझे
जीवन के सूत्र दिखाई देते हैं, बड़े खूबसूरत सूत्र दिखाई देते हैं, फार्मूले दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है या कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है। हो सकता है कि कभी मैं उन सूत्रों को पकड़ूं और कुछ बात बने, लेकिन अभी मैच्योर नहीं हो पाई हूँ बातें मेरे दिमाग में। लेकिन जीवन में बहुत अच्छे लोग मिले, ज़्यादातर अच्छे लोग मिले। ये मैं कोई विनम्रतावश नहीं कह रहा हूँ या मुझे पब्लिकली कहना चाहिए नहीं कह रहा हूँ। और जो लोग थोड़े से ऐसे नहीं थे, मैं उन्हें भी बहुत विनम्रता से ही याद करता हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कुछ रास्ता भटक गया होता, या कबीरदास ने कहा है निंदक नियरे राखिए। तो मैं उनको भी उसी प्रेम भाव से, उसी श्रद्धा के भाव से ही याद करता हूँ, जिस भाव से, जैसे अभी आपने मेरे मित्र का जिक्र किया जो मुझसे उम्र में बड़े थे, गिरिजा प्रसाद शुक्ल उनका नाम है, अंबिकापुर में रहते हैं। और मैं अभी भी उन फ़ोन पर उनसे बात करता हूँ जैसे कोई बड़े भाई से बात करता है। तो मेरे लिए लगभग ये सब आप समझ लीजिए कि मेरे जीवन के हिस्से हैं, और मेरे जीवन के रग रग में और जो मेरी कोशिकाएं हैं उसमें रचे बसे हुए हैं, और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, अपनी थाती मानता हूँ। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र डॉक्टर विजय अग्रवाल जी ने हमें दिए हैं। पहला तो जो भी जीवन में तथाकथित चुनौतीपूर्ण है, या जिसको हम कई बार ख़राब कहते हैं, उसमें कुछ ऐसे सूत्र हैं जो जीवन का निर्धारण करते हैं सकारात्मक रूप से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये की है कि जीवन में जब भी आपको अच्छे लोगों के अलावा वो लोग आएँ जो आपके रास्ते में कहीं अवरोध पैदा करते हुए प्रतीत होते हैं, उनको भी बहुत विनम्रता से याद कीजिए, क्योंकि वो आपको दिशाहीन होने से रोकते हैं। उस समय आपको लगता है कि ये अवरोध मेरे लिए चुनौती बन रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सकारात्मकता का एक सर्वोच्च शिखर है जो डॉक्टर साहब के भीतर हमने हमेशा देखा। आपने जब विवाह का भी एक बड़ा सुंदर प्रसंग आपने जिक्र किया है कि डॉक्टर साहब देखने आए, और उस समय जिस तरह से इनकी ख्याति रही, एक छत्तीसगढ़ के मेरे ख्याल से रायगढ़ में है या अब मैं अंबिकापुर से हूँ, सरगुजा जिला कहलाता है, और आप रायगढ़ से हैं। आप रायगढ़ से। तो उस छोटे से गांव से जब एक युवक अपनी ख्याति के साथ बहुत संभावनाएं लिए खड़ा हो जाता है, तो पूरे आसपास के पूरे नगरों में उनकी कीर्ति फैल जाती है। तो आपने जब इनको देखा और इनकी सादगी को देखा, तो सबसे पहले तो मुझे इसको पढ़कर ये लगा कि बहुत सादगी, इनकी सरलता आपको बहुत भा गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे याद करती हैं आप उस क्षण को? वही सादगी, और मतलब एक विनम्रता भी बहुत ज़्यादा इनके व्यक्तित्व में शुरू से ही शुरू से ही थी। और एक आदर भाव सब बड़ों के प्रति, जैसे मेरे मम्मी पापा और छोटी बहनें, उनके प्रति एक अलग तरह से मतलब इनका जो नेचर था वो बहुत ही अपनत्व भरा। जी, तो वो चीज़ मुझे छू गई इनकी। वो चीज़ छू जी गई जी जी, पहली बार में। डॉक्टर साहब, आपके तरफ मैं आऊँ और तो मैं याद करूँ कि मुझे याद आता है कि उस समय कुछ ऐसी भी बातें हुई कि शायद ये शादी में कुछ चुनौती आ सकती है, या कुछ और बेहतर विकल्पों की तरफ बढ़ने की भी बात हो सकती है। लेकिन आपने अपने परिवार को भी बहुत दृढ़ता से ये कहा कि जहाँ बात हो गई है विवाह तो वहीं होगा। और एक मैसेज भी मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट आपने कम्युनिकेट किया, जो डॉक्टर प्रीति अग्रवाल तक भी पहुंचा कि नहीं, अब जो है तय हो चुका है, हो चुका, उससे दाएं बाएं नहीं होना। जी जी, जी। अब देखिए क्या होता है शरद जी कि आपको जीवन के बारे में कुछ निर्णय तो लेने ही पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि जो आपके जीवन का निर्माण करते हैं, उसे दिशा देते हैं, उनके बारे में फिर लचर निर्णय नहीं होने चाहिए। और निर्णयों के बारे में मैं एक बात मानता हूँ कि निर्णय गलत नहीं होते। आप निर्णय लेते हैं और सही करने का जो दायित्व है वो आप पर होता है। मान लीजिए कि मैंने शादी करने का एक निर्णय ले लिया, तो अब मैं आगे जाकर के 10 साल बाद सोचूं कि मेरा ये निर्णय गलत था, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। मैंने उस समय बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है, तब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सही ठहराऊँ। ऐसा नहीं कि कोई निर्णय अपने आप में सही होता है। तो इसीलिए मान लीजिए कि मैंने निश्चय कर लिया कि अब विवाह इनसे होना है, तो इनसे होना है, बस बात खत्म हो गई। उसमें कोई सेकंड थॉट मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। इसे आप मेरी डिक्टेटरशिप कह लीजिए, आप इसे मेरी दृढ़ता कह लीजिए, या मेरे विचार कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें कह लीजिए। क्योंकि आपसे एक बात और सीख रहा हूँ मैं कि आप निर्णय ले लीजिए तो अच्छा बुरा मत सोचिए, उसे सही प्रमाणित करिए। आप आगे बढ़कर जब ये डिटर्मिनेशन के साथ ये प्रूव करते हैं कि मैंने जो डिसीजन लिया उस समय आपको जो भी लगा हो, लेकिन ये मैंने सही प्रमाणित किया।
आपकी जो सादगी है, मैं मैडम की तरफ भी आऊँगा, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत दुर्लभ है, लेकिन जिस ग्लैमर के बीच में आप रहे, और कॉन्ट्ररी होता ये है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि छोटे परिवारों से आने वाले लोग, हम जैसे लोग, मैं भी एक बहुत साधारण परिवार से आता हूँ, हम लोग जब ग्लैमर वर्ल्ड में आते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, ऐसा एक कॉमन परसेप्शन है। लेकिन आपने उस चौंधियाहट के बीच में अपने को सीधे मार्ग पर रखा, ये भी आपकी डिटर्मिनेशन को मैं श्रेय दूँ। इसमें मुझे नहीं लगता है कि डिटर्मिनेशन जैसी कोई चीज़, मुझे लगता है कि कृत्रिमता तो सबसे बड़ा बोझ है, उसको हाँ, लाद हाँ। करके संभाल करके आप वाह। कितना चलेंगे, बहुत बढ़िया। बड़ा मुश्किल होता है। अब आप जैसे हैं, अगर आप वैसे रहते हैं तो आपको किसी तरह का कोई संकट नहीं है, कुछ बनावट नहीं करना है, कुछ याद नहीं रखना, आप जैसे हैं वैसे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि चूँकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से था, निम्न मध्यम वर्ग परिवार से था, व्यापारी परिवार से था, तो थोड़े से मैनर्स वगैरह पे ध्यान रखना पड़ता था कि भाई मैनर्स ऐसे हों कि जब आप उस ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, उन लोगों के साथ हैं, तो कोई ऐसी आपसे भूल चूक न हो जाए कि कहीं वो गड़बड़ सी दिखाई दे। तो वहाँ तो थोड़ी सी सतर्कता बरतनी पड़ती थी, और उस सतर्कता बरतने में मेरी पत्नी की बड़ी भूमिका होती थी, वो बताती रहती थी। और मेरे फादर इन लॉ भी ऐसे ही थे, वो भी लगातार मुझे गाइड करते रहते, कपड़े ऐसे पहनना है और ऐसे बैठना है, ऐसे कैसे चल रहे हो, इस तरह की वो बातें मुझे बताते रहते थे। हालांकि कोई ससुर अपने दामाद से ये कहे, ये भी एक बड़ी विचित्र सी बात है हमारे भारतीय समाज में, लेकिन वो कहते थे और मैं सुनता था, और मुझे ज़रा भी ख़राब नहीं लगता था, बल्कि मैं कहता ही था कि आप मुझे इन सब बातें बताते रहिए। तो वहाँ तो थोड़ी सी ज़रूर बात थी, अदरवाइज़ ठीक है, मतलब अगर आप बुरे नहीं हैं तो जैसे हैं वैसे रहिए। बहुत सुंदर बात है। और दामाद और ससुर के संबंध अगर पिता और बेटे के संबंध में बदल जाएं तो शायद यही होता है, जैसा डॉक्टर विजय अग्रवाल के साथ हुआ। और संबंधों में कृत्रिमता, ये देखिए मैसेज कितना अच्छा दिया है इन्होंने कि कृत्रिमता तो बोझ की तरह है, आर्टिफिशियलिटी या आर्टिफिशियल होना तो एक बहुत बड़ा बैगेज है जो आपकी हमारी पीठ पे लगता है। स्त्रियों के बारे में क्षमा सहित मैं कहूँगा कि ये बात कही जाती है कि उनका थोड़ा भौतिकतावादी दृष्टिकोण होता है, ऐसा मान लिया जाता है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस दलील से। कई बार जी, कि उनको घर गृहस्थी जमानी पड़ती है, बच्चों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ हमेशा, और पुस्तक में भी इसका उल्लेख है कि डॉक्टर साहब ने हमेशा आप ही को श्रेय दिया कि आपने सब चीज़ें बड़े ऑर्डर में रखी। और हमने ये भी सुना कि राष्ट्रपति भवन में आप एक बहुत साधारण से हॉस्टल नुमा 2 कक्ष के बहुत छोटे से घर में आपने समय बिताया, लोग आश्चर्य करते थे। तो कैसे आपने ये अपने भीतर इतना सारा संतोष और संयम हमेशा आपने उसको रखा और डॉक्टर साहब को निश्चिंत रखा? बिल्कुल, ये भी मेरे अंदर मुझे लगता है कुछ जन्मजात ही है शायद, क्योंकि मैं ऐसा अलग से कुछ सोच के नहीं करती हूँ, स्वाभाविक रूप से होता है। दूसरा, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रहती है कि हमेशा रही भी है कि इन्होंने जितना मेरे मम्मी पापा को सम्मान दिया बिना दहेज के शादी, और इस तरह से खर्चों को रोका उनके कि अभी आपकी 3 बेटियां और हैं, जिद करके वो लोग जिद करके दे रहे हैं और ये जिद करके रोक रहे हैं कि नहीं, आप आगे की सोचिए, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेटी दे रहे हैं वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ ने मुझे शायद हमेशा संतोष और मेरे संतोष को बढ़ा दिया होगा। देखिए, एक बहुत डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने मंत्र दिया है कि अगर आपको स्त्री के मन में, जीवन साथी की मैं बात कर रहा हूँ या मित्रता की भी आप बात कर लीजिए, अगर आपको किसी स्त्री के मन में आदर का भाव अपने प्रति और जीवन भर सम्मान का एक भाव विकसित करना है, तो आपको बहुत ही उदार और बहुत ही संयमशील और संतोषी भाव के साथ आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा, वास्तविक। क्योंकि डॉक्टर साहब के देखिए, आप, मुझे याद आता है करीब 35 ईयर्स एगो, 38 मतलब 4 दशक पहले लगभग, 84। परिवार से बार बार गिफ्ट्स और चीज़ें लेने से रोक रहा है कि आपकी 3 बेटियां हैं। तो निश्चित तौर पर फादर इन लॉ हों या फिर खुद उनकी जीवन संगिनी हो। सर, ये बड़ी बड़ी गहरी बात है, क्योंकि आपकी पुस्तकों में भी मैंने देखा कि आप हमेशा ये बात कहते थे कि जीवन में संतोष का भाव एक मन में बड़ा गहरा होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन ये भाव सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं होना चाहिए, नहीं, जी हाँ, कोई बिल्कुल सही फिलॉसफी तो होनी चाहिए हमारे पास जो आपको ये बताए कि क्यों ये सही है। आपकी फिलॉसफी क्या रही इसको?
नहीं देखिए, मेरी फ़िलॉसफ़ी मुझे लगता है कि शायद मेरी परिस्थितियों की भी देन हो। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पढ़ने में मेरी काफ़ी रुचि रही, शुरू से, बचपन से ही मैं पढ़ा। तो मैंने पढ़ा काफ़ी, लेकिन मैं केवल पढ़ता ही नहीं था, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि जैसे कुएँ में पानी की एक-एक बूँद इकट्ठी होती है, कुछ उस तरीके से उनसे मैं चीज़ें लेता चला जाता था। बायोग्राफ़ीज़ पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो मैंने देखा कि ये जितने बड़े-बड़े लोग हैं, उस समय गलतफ़हमी हो जाती, शायद इसलिए बड़े हैं क्योंकि ये बड़े सरल सहज हैं, बड़े संतोषी किस्म के व्यक्ति हैं और अपने एक उद्देश्य को लेकर के चलते हैं। तो उससे तो मेरा निर्माण हुआ। मेरे दादाजी बहुत सरल सहज व्यक्ति थे। आप सोचिए कि हमने खुद देखा है कि 66 में जब अकाल पड़ा था, हम लोग गाँव में रहते थे, तो मेरे दादाजी बाहर मतलब भोजन कर रहे हैं दुकान में बैठ कर के, और कोई गरीब आ गया तो थाली दे देते थे। हमने खुद देखा है कि तुम ले जाओ, तुम खा लो, और फिर वो खाते नहीं थे। तो वो उदारता हमने मतलब उनके अंदर देखी, तो वो सब चीज़ें भाव आती चली गई। लेकिन होता ये है कि जब आपका विवाह होता है तो वो लाइफ का फिर से एक टर्निंग पॉइंट होता है, यू टर्न लेती है लाइफ। अब वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो जीवन संगिनी है वो केवल आपका जीवन का साथी नहीं है, वो केवल जीवन की साथी नहीं है, बल्कि वो आपके जीवन के स्वरूप का निर्धारण करती है। लोगों को इस रूप में इसे देखना चाहिए। बिल्कुल। विवाह कोई मजाक चीज़ नहीं है। तो लकीली यहाँ मेरा निर्णय बहुत अच्छा रहा, तो मैं बाद में जो सरलता सहजता को स्वीकार कर सका, उसमें रह सका, या अपराइट ऑफिसर शब्द का भी आपने इस्तेमाल किया। हम लोग बहुत ही संतोषपूर्ण जीवन, खुशहाल जीवन बिता सके, उसके पीछे तो इनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर वहाँ मुझे ज़रा भी मतलब, चलिए एक तो कहने की बात होती है, एक चेहरे पर अलग चेहरा कुछ और बोलता है, लेकिन वो कंट्रास्ट मुझे दिखाई नहीं देता था, बल्कि बोलने में बात कम आती थी, वो चेहरे पर ज़्यादा दृढ़ता से उभर जाती थी। तो फिर मुझे लगता था फिर अब क्या है, अब चाहिए क्या फिर आपको, बस बात खत्म हो गई। आपने सर के बारे में मैं ये भी बता दूं कि बतौर सिविल सर्विस के एक वरिष्ठ अधिकारी, आपने 10 साल पहले गुड बाय कहा? हाँ, 9 साल पहले। 9 साल पहले इन्होंने वीआरएस ले लिया, और वीआरएस लेने के बाद अमेरिका से ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, वहाँ एक बहुत बढ़िया कला केंद्र में बोस्टन में, वहाँ से आमंत्रण आप दोनों के लिए, क्योंकि डॉक्टर प्रीति अग्रवाल भी एक बहुत ही सुसंस्कृति से संपन्न और साहित्य की गहरी समझ रखने वाली पर्सनैलिटी हैं। आप दोनों के लिए वहाँ आमंत्रण, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर ज़बरदस्त राष्ट्रीय चैनल से लेकर खुद हमारे यहाँ भी डॉक्टर साहब जब भी आए लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे, उसके पीछे भी नहीं भागे। सेवानिवृत्ति के बाद बहुत महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के ऑफर, उनमें भी अभी रुचि नहीं दिखाई इन्होंने, और उसके बाद फिर शैक्षणिक जगत से कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कि उनके मुखिया के तौर पर संभालिए, लेकिन इन्होंने अपने जीवन को जीना पसंद किया। और डॉक्टर साहब का, प्रीति अग्रवाल जी का निश्चित तौर पर, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, कई बार मैं देखता हूँ कि घर से ये आवाज़ आता है कि इसको तो मान लीजिए, इसमें कौन सा आपको एफर्ट करना है। चलिए, इनके ऊपर तो बहुत सारे ये जो प्रस्ताव आते हैं, डॉक्टर साहब एक अलग माटी से निर्मित व्यक्तित्व हैं, लेकिन आपको भी प्रणाम है कि अद्भुत हैं कि आप भी कहीं उलझती नहीं है कि अरे अब ये इस हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के लिए तो चलिए, ये शैक्षणिक जगत अमेरिका तो चलिए, कोई आकर्षण नहीं घेरता आपको भी? बस ईश्वर की कृपा मानती हूँ मैं। यदि मेरे अंदर ये भाव है तो शायद उन्हीं की वजह से है, और कुछ इनका भी नेचर इस तरह का देखती हूँ जी, जैसा संग वैसा रंग हो जाता है। बस वो भी होगा। हाँ। और मेरी अपनी परवरिश में भी बहुत साधारण, हम लोग भी मध्यम वर्गीय परिवार से, मेरे पापा प्रोफेसर रहे, मम्मी प्रिंसिपल रिटायर हुई, तो सादगीपूर्ण जीवन, और छोटे से शहर में जैसे मोहल्लों में पले बढ़े, तो उसमें कोई ऐसा ग्लैमर वाला माहौल नहीं देखा कभी भी मैंने, तो शायद इसलिए भी ऐसा कुछ। बिल्कुल ठीक बात है। कंक्लूड करूंगा एक दो सवालों के साथ। डॉक्टर साहब, हम सब जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सपने लेकर चलते हैं, जिनमें से कई पूरे होते हैं, कई बार जो भी कह लीजिए बहुत सारे पूरे नहीं होते। हम में से अधिकांश लोगों को मैंने देखा कि वो जीवन में यही कहते हैं कि जो भी मिला कम मिला और मिलना था, आसमान से आगे जहां और भी है।
लेकिन जीवन को सही दृष्टि से देखने का नज़रिया मुझे आप ही का प्रतीत होता है। अगर मेरा मन कहता है कि मैं किसी रास्ते पे चलूं तो आप दोनों मुझे एडमायर करते हैं। कैसे इसको हम आत्मसात करें? ये आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। शरद जी, मुझे लगता है कि उतना कठिन भी नहीं है। आसान तो नहीं है, लेकिन शायद उतना कठिन भी नहीं है। आत्मसात शब्द का आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आत्मा से जुड़ जाती है फिर तो वो चीज़ ही बदल जाती है, फिर तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। मुझे लगता है कि जैसे शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है और उस पर शरीर का ढांचा खड़ा होता है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए, सिद्धांत के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में, कि मैं किस तरह का जीवन जीना चाहता हूँ। ये निर्णय तो लिया जाना चाहिए। गीता के 3 अध्याय में अर्जुन से पहले श्लोक में कहते हैं, नीतम नियतम कुरु कर्म त्वम। 4 शब्द हैं कि तुम सबसे पहले इसका फैसला करो कि तुम करना क्या चाहते हो। और बस यही हम फैसला नहीं करना चाहते, क्योंकि करना क्या चाहते हो यही इस बात से जुड़ा हुआ है कि तुम जीना किस तरीके से चाहते हो, क्योंकि दोनों अलग नहीं हैं। तो ये एक प्रिंसिपल है जिसे मैंने रीढ़ की हड्डी कहा। तो जब हम ये फैसला कर लेते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, तो वो करना क्या चाहते हैं फिर खुद ये फैसला करा देती है कि आप जीना क्या चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये बात समझ में अगर किसी के आ जाती है तो फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकाव होता चला जाता है और फिर उसको पता नहीं चलता कि वो कब उसमें शामिल हो गया है। वाह वाह। डॉक्टर साहब की कुछ बहुत पठनीय पुस्तकें हैं, सदा सफल हनुमान, समय प्रबंधन के गुर जानिए, और इतनी सरल और इतनी बेहतरीन पुस्तकें हैं। और अब जो मुझे पता चला है कि डॉक्टर साहब भगवत गीता पर एक बहुत सुंदर अवधारणा के साथ काम कर रहे हैं जो जल्दी आपके हमारे हाथ में होगी। और त्रिशित तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन शायद आपको 5-6 महीने के भीतर, कि भगवत गीता विश्व का एक अद्भुत ग्रंथ है और जिसमें बिना बहुत, कितनी सुंदर बात है कि आपको करना क्या है ये तो तय करिए। हम में से कितने लोग जीवन के अंतिम पलों तक तय नहीं कर पाते हम किस लिए आए हैं संसार में। हम पूछते रहते हैं हमें करना क्या था। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बेटा बहू अब जीवन के उस चरण में भी प्रवेश है, नई पीढ़ी और वरिष्ठ पीढ़ी का तालमेल, और पुत्र भी ऐसे हैं कि श्री राम कॉलेज में पढ़ने के बाद भी उन्होंने माता पिता के संसर्ग में रहना ही पसंद किया। इतने ल्यूक्रेटिव ऑफर्स होंगे, इतने आकर्षक उनके पास चीज़ें होंगी, लेकिन उन्होंने पसंद किया। ये आप दोनों के दिए हुए संस्कार और पूर्वजों के संस्कार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह से ये नई पीढ़ी के साथ तालमेल आप दोनों का रहता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बस हम लोगों का वही रहता है, शांतिपूर्ण जीवन और संतोष, वही अभी भी उस पर चल रहे हैं रास्ते पे। तो फिर आप जब एक तरफा ही यदि आप इस तरह से व्यवहार रखें तो सामने वाले को कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। और वो लोग भी ऐसा वो नहीं है, संस्कार तो हमारे ही हैं, तो उन लोगों में भी काफ़ी अच्छा तालमेल है। जी जी, हम लोगों में आपस में अच्छा तालमेल है। हमने स्वतंत्रता दे रखी है और स्वतंत्रता ले रखी है। बस आज़ादी दो, आज़ादी लो। सूत्र है ये तो। बस वही, स्वतंत्रता दे रखी है, और आप जब स्वतंत्रता देते हैं तो स्वतः एक स्वतंत्रता आपके लिए भी हमेशा रहती है। डॉक्टर साहब आप इसमें क्या जोड़ेंगे, किस तरह से नई और वरिष्ठ पीढ़ी का तालमेल एक बहुत सुंदर रूप से संयोजित होता रहे? हाँ, देखिए क्या है कि एक जो जनरेशन गैप जो होती है, सोचने समझने का तरीका, व्यवहार का तरीका, वो सामाजिक परिवेश बदलता है तो वो तो थोड़ी बहुत होती है। मुझे लगता है कि जैसे अब हम लोग ठीक है उनसे पहले की पीढ़ी के हैं तो हमें लॉजिकली उसे समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जगह पर हम होते तो शायद हम भी वही कर रहे होते जो वो कर रहे हैं, हम भी उसी तरह से सोच रहे होते जो वो सोच रहे हैं। केवल समय का फ़र्क है और समय तो रुकता नहीं है, वो तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो जब लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं तो फिर बात समझ में आ जाती है कि ठीक है उसमें गलत क्या है, तो इसलिए फिर वो टकराव की स्थितियां भी नहीं निर्मित होती हैं। तो सब चीज़ें फिर समभाव से अपनी चलती रहती। जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि स्वतंत्रता दो और स्वतंत्रता लो। हम लोग की हमेशा कोशिश ये रहती है कि उनको पूरी फ्रीडम मिले,
अपने ढंग से वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, अपने ढंग से वो अपना जीवन जिएँ, अपने ढंग से वो अपनी कार्य प्रणालियों को आगे बढ़ाएँ, अपने ढंग से अपने करियर के बारे में सोचें, तो फिर चीज़ें उस तरह से आगे बढ़ती चली जाती हैं जैसे कि पानी बहता रहता है, बहता रहता है और बहता रहता है। तो इस रूप में आप कह लीजिए कि जो जीवन है वो खुशहाल है, अच्छे से चल रहा है। चल क्या रहा है मतलब अच्छे से बह रहा है कहना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा शब्द है। बहुत सुंदर। तो देखिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जीवन शुरू करने का अधिकार ईश्वर ने हमें दिया है। हमारा जन्म होता है, जिस भी परिवार में हो हमें स्वीकारना है उसे और आगे बढ़ना है, क्योंकि ईश्वर ने यही कहा है कि कर्म की शक्ति आपके पास है। हमने किस परिवार में जन्म लिया इसको याद करने के बजाय आप ये याद रखिए कि आपने अपने जीवन को कैसा बनाया, आप किधर गए। और उससे भी महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है कि आप जीवन को जब जीवन निश्चित तौर पर शुरू होता है और समाप्त होता है, लेकिन जो चौथा पड़ाव है जीवन का, क्या आप उस शहर में लौटते हैं जिस शहर में रहने का सपना आपने देखा? तो डॉक्टर विजय अग्रवाल और डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने उस सपने को पूरा किया। आप दोनों से बात करके बहुत आनंद आया, बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और डॉक्टर साहब आपका हम जल्दी ही अपने इस संस्थान में, अपने इस चैनल के माध्यम से हम कुछ आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे निरंतर, वो भी हमारा प्रयास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बातों बातों में इतना ही। अगली बार पर्सनैलिटी बेस्ड इस कार्यक्रम में कुछ और व्यक्तित्वों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।